लखनऊ में 9 से 18 नवंबर तक आयोजित 10वां उत्तराखंड महोत्सव देवभूमि की संस्कृति, परंपराओं और व्यंजनों को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें प्रतिदिन भारी भीड़ उमड़ रही है। रविवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी और कलाकारों का मनोबल ऊंचा होगा। माना जा रहा है कि इससे दोनों राज्यों के संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। छोलिया नृत्य, झंगोरे की खीर और अन्य पहाड़ी पकवान महोत्सव के प्रमुख आकर्षण हैं, जो दर्शकों को उत्तराखंड का वास्तविक अनुभव करा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनावों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 90% का स्ट्राइक रेट हासिल कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को बड़ा विजेता साबित किया है। उन्होंने बिहार में 31 सभाएं की और उनके प्रचार वाली 28 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। वहीं अखिलेश यादव और अन्य यूपी आधारित दलों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। योगी की आक्रामक, हिंदुत्व केंद्रित रणनीति सफल रही, जिसने विपक्ष को मुद्दों से भटका दिया। ये बड़ी सफलता 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। कानपुर में दिल्ली बम ब्लास्ट कनेक्शन की जांच में आतंकी शाहीन और आरिफ के बाद एक और संदिग्ध नाम सामने आया है। जांच एजेंसियां एक व्यक्ति की भूमिका की जांच कर रही हैं, जिसने कथित तौर पर आतंकी आरिफ को कमरा दिलाया था। डॉक्टर यासिर, जो पहले हृदय रोग संस्थान से जुड़े थे, उसी फ्लैट में रहते थे जहां से आरिफ को गिरफ्तार किया गया था। जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और इस तीसरे संदिग्ध की भूमिका की गहराई से पड़ताल की जा रही है। अमेरिका के प्रतिबंधों और जहाजों के मार्ग बदलने के बावजूद भारत अक्टूबर में रूस से कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा। भारत ने मॉस्को से लगभग 2.5 अरब यूरो का तेल खरीदा। निजी रिफाइनरों पर असर हुआ, लेकिन सरकारी रिफाइनरियों ने खरीद बढ़ा दी। रूसी तेल पर मिली छूट और भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें इस खरीद का मुख्य कारण हैं। हालांकि दिसंबर में खरीद में संभावित कटौती से इसमें बदलाव हो सकता है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया पुल है, जो असम में लोहित नदी पर बना है। इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इस पुल का निर्माण नवयुग इंजीनियरिंग ने 876 करोड़ रुपए की लागत से किया था। 2017 में इसका उद्घाटन किया गया। ये पुल असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है और इसका निर्माण इतना मजबूत है कि ये 60 टन वजनी युद्धक टैंकों का भार भी वहन कर सकता है। ये चीन बॉर्डर तक सेना की आवाजाही में सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पद संभालते ही अपनी चुनौती की शुरुआत 2027 विधानसभा चुनावों तक जारी रहने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई वो अकेले नहीं लड़ सकते। इसके लिए उन्हें शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के पूर्ण समर्थन की आवश्यकता होगी। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष करण माहरा के कार्यों की प्रशंसा की। गोदियाल ने घोषणा की कि वो उत्तराखंड की जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए जल्द ही एक जन आंदोलन शुरू करेंगे। उनकी मुख्य रणनीति सामूहिक प्रयास पर टिकी है। पिछले हफ्ते भारतीय इक्विटी बाजारों में आई तेजी के कारण टॉप 10 में से 8 कंपनियों के मार्केट कैप में 2,05,185 रुपये और 8 पैसे करोड़ का बड़ा इजाफा हुआ है। इस वृद्धि में भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे बड़ा योगदान दिया। हालांकि बजाज फाइनेंस और एलआईसी के मार्केट कैप में गिरावट भी दर्ज की गई। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि अगली तिमाही के नतीजे आने वाले समय में बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयात शुल्क से प्राप्त हुई आय का जश्न मनाते हुए अमेरिकी नागरिकों को $2,000 का डिविडेंड देने का वादा किया है। यह राशि विशेष रूप से कम और मध्यम आय वाले लोगों को दी जाएगी। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ से मिली आय को अमेरिकियों में बांटना चाहिए। व्हाइट हाउस भी इस योजना को कानूनी रूप से लागू करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिससे ये प्रत्यक्ष लाभ लोगों तक पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे किसानों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने वाली एक पेंशन स्कीम है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 3,000 रुपये यानी सालाना 36,000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलती है। इस राशि का उल्लेख पीएम किसान के सालाना 6,000 रुपये की तुलना में किया जाता है। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान मासिक प्रीमियम भरकर इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है। भारत ने 4 मास्टर स्ट्रोक से चुपचाप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। ये हैं: 1. तेल पर निर्भरता में कमी। 2. चालू खाता घाटे में सुधार। 3. जीसीसी ऑफ जीसीसी देशों का बढ़ता प्रभाव। 4. मजबूत एफडीआई प्रवाह। इन व्यापक बदलावों से भारत की बाहरी स्थिति सशक्त हुई है।
भाजपा ने बिहार में महागठबंधन की हार को जनता द्वारा दिया गया दंड बताया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस हार का ठीकरा मतदाता सूची पर फोड़ रही है। भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा कि मतदाताओं ने विपक्षी गठबंधन को देश विरोधी गतिविधियों और समाज को बांटने की कोशिशों के लिए दंडित किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार की जनता ने विकास के लिए राजग को चुना है और प्रधानमंत्री मोदी पर अपना पूर्ण विश्वास जताया है। श्रीनगर के नौगाम थाने में हुए भीषण धमाके में 9 लोगों की मौत हुई और 32 घायल हुए। यह विस्फोट जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटकों की जांच के दौरान हुआ। कांग्रेस ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसे आतंकवाद से जोड़ते हुए केंद्र सरकार के लिए चेतावनी बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुफिया तंत्र को मजबूत करने की मांग की। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस ने देश के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया और आतंकवाद पर विचार करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के परिवार में बड़ा कलह सामने आया है। रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव और उनके सलाहकारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूत्रों के अनुसार तीखी बहस के दौरान तेजस्वी ने रोहिणी को हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, तुम्हारी हाय लग गई हम लोगों को, इसलिए इलेक्शन हार गए। रोहिणी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें अपमानित किया गया, गालियां दी गईं और उन्हें पीटने के लिए चप्पल तक उठाई गई। रोहिणी ने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने की बात कहकर राजनीति और परिवार से संबंध तोड़ने की घोषणा की है। उन्होंने तेजस्वी के सलाहकारों संजय यादव और रमीज पर भी निशाना साधा है। झारखंड भाजपा इस समय गहरे संकट में है, जिसका खुलासा घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने किया। परिणाम ने पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया है, नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में निराशा। विश्लेषकों का मानना है कि यदि जल्द ही ऑपरेशन क्लीनअप संगठनात्मक सुधार नहीं किया गया तो कार्यकर्ताओं का विश्वास टूटना तय है। राज्य में पार्टी का भविष्य खतरे में है और उसे तत्काल सुधार की जरूरत है ताकि वो आगामी चुनावों में प्रभावी ढंग से लड़ सके। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की सीमांचल में जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें वोट कटवा कहने वाले विपक्ष खासकर आरजेडी पर तीखा हमला किया। ओवैसी ने आरजेडी पर मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा को रोकने की अकेली जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए हैं और उन्हें उचित नेतृत्व क्यों नहीं मिलता। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी सीमांचल की मूल समस्याओं पर बात करती है जिसे अन्य दल नजरअंदाज करते हैं। दारा सिंह चौहान ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। चौहान ने कहा कि एनडीए की सफलता अखिलेश यादव को हजम नहीं हो रही, जिसके लिए उन्हें दवा लेनी पड़ सकती है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि भविष्य के चुनावों में भी अखिलेश को हार मिलेगी क्योंकि जनता एनडीए के विकास कार्यों पर भरोसा जताती है। चौहान के अनुसार एनडीए का विकास ही उसकी लगातार जीत का आधार है। कोलकाता टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में गंभीर चोट नेक स्पाज्म लगी, जिसके कारण वो अस्पताल में भर्ती हैं और पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। कोच गंभीर का बयान। मैच के बाद कोच गौतम गंभीर ने कहा कि गिल अभी भी निगरानी में है। गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट में उनके खेलने का फैसला फिजियो आज शाम उनकी स्थिति का आकलन करने के बाद करेंगे। संभावना। हालांकि चोट की गंभीरता को देखते हुए दूसरे टेस्ट में भी उनके खेलने पर संदेह है। उनकी अनुपस्थिति में ऋषभ पंत कप्तानी संभाल सकते हैं। बिहार में नई एनडीए सरकार बनाने की तैयारी पूरी है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मंत्रिमंडल में बीजेपी का दबदबा रहेगा क्योंकि उसे सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे, संभवतः 19 या 20 नवंबर को। कैबिनेट बीजेपी को लगभग 15-16 और जेडीयू को करीब 14 मंत्री पद मिल सकते हैं। अन्य दल लोजपा आर को 3 और हम एस रालोमो को 1-1 मंत्री पद मिलने की संभावना है। फॉर्मूला। बताया जा रहा है कि हर 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद देने के फॉर्मूले का पालन किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत, 202 सीटें के बाद चिराग पासवान ने सस्पेंस खत्म करते हुए कहा कि नई सरकार अगले 6 दिनों के भीतर शपथ ले लेगी। शपथ ग्रहण की संभावित तारीख 19 या 20 नवंबर बताई जा रही है। सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली हैं। सरकार गठन को लेकर गठबंधन दलों के बीच बातचीत जारी है। जनसुराज पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले विश्व बैंक के 14,000 करोड़ रुपए के फंड को महिला मतदाताओं के खाते में हस्तांतरित करने का गंभीर आरोप लगाया।
पार्टी प्रवक्ता पवन वर्मा ने दावा किया कि एनडीए ने इस राशि का दुरुपयोग वोट खरीदने के लिए किया। हालांकि चिराग पासवान ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। एनडीए को चुनाव में बहुमत मिला, जबकि जनसुराज को कोई सीट नहीं मिली। जनसुराज ने शराबबंदी को भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस सीआईके टीम ने रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। उनसे व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार उनके सीनियर डॉक्टर आदिल अहमद के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उनका मोबाइल फोन जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। प्रियंका के पिता ने आतंकी आदिल से किसी भी संबंध से इनकार किया है। ये कार्रवाई दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की जांच का हिस्सा है।